6:16 आरव का गुस्सा अर्थ और आर्या ने नाश्ता खत्म किया ही था कि हरीन वापस लौट आए। उनके चेहरे पर कुछ मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे, साथ ही थोड़ा सदमा सा था जो उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। दादाजी क्या हुआ? अर्थ ने तुरंत पूछा। यह एक बहुत बड़ी घटना है जो कि चुरू कबीले के लिए एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है, हरीन ने कहा, लेकिन हम लोगों का इससे ज्यादा लेना देना नहीं है। बहुत बड़ी बात? यह मामला आखिर क्या है? अर्थ और भी ज्यादा चकित था। यह मामला चुरू संप्रदाय से संबंधित है, हरीन ने कहा। चुरू संप्रदाय इस शब्द को सुनकर न केवल अर्थ बल्कि आर्या ने भी अपनी भौहें चढ़ा लीं। तब हरीन ने उन्हें विस्तार से बताते हुए कहा, लगभग आधे घंटे पहले लीडर को चुरू संप्रदाय से एक पत्र मिला था। पत्र में कहा गया है कि चुरू संप्रदाय लोगों के एक समूह को यहाँ पर भेजेगा। इतना ही नहीं, उस समूह को लीड करने वाला व्यक्ति चुरू संप्रदाय के वर्तमान लीडर हेमांग का सबसे छोटा बेटा है। इस खबर को सुनकर अर्थ थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, लेकिन उनके अचानक यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है? ये बात तो सब जानते हैं कि हमारा कबीला चुरू संप्रदाय से ही पैदा हुआ है, लेकिन चुरू संप्रदाय ने हमेशा से ही हमारे साथ घृणित व्यवहार किया है। वहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी परवाह करता हो। फिर वे लोग अचानक अपने लोग क्यों भेजे गए? चुरू संप्रदाय का प्रभाव आकाश को कवर करने जितना है, इसलिए उन्हें हमारे खिलाफ कोई साजिश रचने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। और वे हम कृपा कर रहे हैं, ये कहना तो और भी असंभव है। हरीन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बेशक इसका कारण है। हमारे कबीले के संस्थापक मकरंद को गुप्त रूप से चुरू संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि उनकी प्रतिभा खराब थी, लेकिन उनके पिता उस समय संप्रदाय के एल्डर थे और अभी कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हो गई है। मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि चुरू संप्रदाय उनके बेटे मकरंद के वंशजों को ढूंढे और उनकी युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों को चुरू संप्रदाय में ट्रेनिंग करने का मौका दे। एक सामान्य व्यक्ति 100 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है, लेकिन जब किसी की गहन शक्ति एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाती है तो वो कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक बार सम्राट गहन क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो वो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। हरीन की बात सुनने के बाद अर्थ ने राहत की सांस ली और उसने कहा, लगता है कि पूर्वज मकरंद के पिता का चुरू संप्रदाय में काफी ऊंचा ओहदा था, इसीलिए चुरू संप्रदाय ने उनकी अंतिम इच्छा का इस तरह सम्मान किया है। उसे यह भी महसूस हुआ कि उसके दादाजी ने ये क्यों कहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चुरू संप्रदाय में ट्रेनिंग का मौका सबसे प्रतिभाशाली युवा को ही मिलेगा, जिसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि यह समाचार सुनने के बाद बाकी के एल्डरों के मन में उथल पुथल मच गई थी। यदि उनके किसी बेटे या पोते को चुरू संप्रदाय में ट्रेनिंग करने के लिए शामिल कर लिया जाता है तो यह उसके चूहे की तरह होगा जो कि रातों रात कीचड़ से निकलकर बादलों के बीच तैरता हुआ सुनहरा ड्रैगन बन जाएगा और उनके सभी रिश्तेदार उनके आगे पीछे लगे रहेंगे। साथ ही वह चुरू कबीला ही नहीं बल्कि पूरे तियान सिटी में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाएगा। चुरू संप्रदाय, ये दो शब्द सुनकर तियान सिटी का कोई व्यक्ति तो क्या शहर का गवर्नर भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हरीन की अभिव्यक्ति काफी शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर इस समय निराशा साफ देखी जा सकती थी। चुरू कबीले में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे चुरू संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा न हो। चुरू कबीले के अन्य सदस्यों के पास आशा की किरण थी, लेकिन हरीन तो ये उम्मीद भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे कि अर्थ का चयन चुरू संप्रदाय में हो जाए। अर्थ ने अपने दादाजी को सांत्वना देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन बहुत देर तक सोचने के बाद उसे कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं मिले। उसे अपनी मिस्टिक वेन्स की स्थिति काफी अच्छे से पता थी। हालांकि इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यह एक अच्छी बात हो सकती है। चुरू संप्रदाय आकाश जितना बड़ा है, अगर हम वहां गए भी तो हमारी स्थिति वहां पर सबसे निचले लोगों जितनी होगी। उसकी तुलना में तो तियान सिटी में स्वतंत्रता पूर्वक शीर्ष पर बने रहना ही बेहतर है, अर्थ ने कहा।
उसकी बात सुनकर हरिन थोड़ा हंसे और अपना नाश्ता करने लगे। हरिन के आंगन से बाहर आने के बाद अर्थ ने देखा कि पूरे कबीले का माहौल आज काफी ज्यादा बदला हुआ था। इस समय बहुत सारे लोग सुबह की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जहां तक नजर जा सकती है वहां तक हर कोई अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता है कि हर कोई सोचता है कि वे कुछ दिनों की मेहनत करने से चुरू संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे। क्या इनको लगता है कि ये वास्तव में इतना आसान होने वाला है? अर्थ ने निंदनीय ढंग से कहा। क्या तुम्हें इससे ईर्ष्या हो रही है? आर्या ने भावहीन होकर पूछा। कभी नहीं, मुझे भला क्यों ईर्ष्या क्यों होगी? उसने ऐसा कहा ही था कि उसे एहसास हुआ कि उसके बगल मौजूद आर्या फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या है, जो कि चुरू संप्रदाय से किसी भी रूप में कमतर नहीं है। उसने अपने ऊंट सिकोड़कर कहा, तुम उनके जैसी नहीं हो। मैंने जो भी कहा उसे भूल जाओ और ऐसे दिखावा करो कि मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं है। आर्या ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। उसने वास्तव में एक धीमा कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन इस धीमे कदम से वो 7 से 8 फीट कदम आगे बढ़ गई। अर्थ के कदम वहीं पर पूरी तरह से रुक गए। उसका ध्यान पूरी तरह से आर्या के सुंदर कदमों की चाल पर केंद्रित हो गया। उसकी चाल को देखकर वो धीरे से बुदबुदाया, मुझे मत बताओ, यह प्रसिद्ध फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की फ्रोजन स्नो स्टेप्स तकनीक है? इस महिला की गहन शक्ति इतनी सरल नहीं है। यह वास्तव में केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर पर तो नहीं होनी चाहिए। ओह, क्या यह भाई अर्थ है? दाहिनी ओर से आवाज आई। अर्थ ने सिर घुमाते हुए देखा कि समर उसकी ओर ही आ रहा है। इस समर की नाक हमेशा ही अर्थ के सामने आकाश की ओर होती थी और वो उससे बात भी करना पसंद नहीं करता था, और आज उसका इस तरह से व्यवहार करना एक असामान्य बात थी। भाई समर, आज आप जल्दी उठ गए हैं, अर्थ ने उसका अभिवादन करते हुए कहा। अरे मैं तो बस तुम्हें ही ढूंढने के लिए निकला था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहीं मिल जाओगे। क्या भाई समर को मुझसे कोई काम था? अर्थ ने आश्चर्य भरे चेहरे के साथ पूछा। समर ने अपना सिर हिलाया। वो दरअसल बड़े भाई आरव ने आपको याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने निकला था। उन्होंने कहा है कि आप हम लोगों में सबसे छोटे हैं, लेकिन शादी करने वाले आप पहले व्यक्ति हैं, इसलिए आपके सहपाठी के रूप में वे आपके लिए एक छोटा सा उत्सव आयोजित करना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो, कल शादी में बहुत सारे लोग मौजूद थे, इसलिए हम सब शराब का आनंद नहीं उठा पाए। इसलिए आज थोड़ा खाना और पीना कैसा रहेगा? क्या आपके पास इसके लिए समय है? सुबह सुबह उसे पीने के लिए बुलाना से यह पता चलता है कि वास्तव में आरव के पास धैर्य की कितनी कमी है। अर्थ ने अपने में दिल में उसके लिए व्यंग्य किया। वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ था कि आरव ने उसे क्यों बुलाया है। उसने भावनात्मक रूप से उत्तर दिया, अगर ऐसी बात है और वास्तव में बड़े भाई आरव मुझे ढूंढ रहे हैं तो बेशक मेरे पास समय है। तो फिर चले हम? समर ने पूछा। बेशक चलो, अर्थ ने जवाब दिया। आरव का आंगन अर्थ के आंगन की तुलना में 4 से 5 गुना बढ़ा था। यह न केवल अत्यधिक विलासितापूर्ण था, बल्कि इसमें एक समर्पित सेवा करने वाली लड़की भी थी। आंगन के उत्तर की ओर एक चौकोर बार था, जिसके अंदर एक मेज और शराब से भरी हुई अलमारी थी। आरव ने अपने चेहरे पर गर्माहट भरी मुस्कान के साथ शराब का कप उठाया। छोटे भाई अर्थ, आपने तियान सिटी की नंबर 1 सुंदरी से शादी की, इस बात के लिए मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद बड़े भाई आरव, अर्थ ने भी अपना वाइन का गिलास उठाते हुए कहा। सचमुच मुझे भी बड़े भाई आरव को बधाई देना चाहिए। ओह, आरव के चेहरे पर थोड़ा संदेह प्रकट हुआ और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे किस बात की बधाई? अर्थ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि बड़े भाई को चुरू संप्रदाय से आने वाले समूह के बारे में कुछ पता न हो। जो समूह आ रहा है वो हम लोगों में से सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने साथ ले जाने के लिए चुनेंगे। हमारे कबीले की युवा पीढ़ी में जहां तक प्रतिभा और चरित्र की बात है, तो बड़े भाई की तुलना किससे की जा सकती है?
इसलिए इस बार निश्चित रूप से बड़े भाई आरव को चुरु संप्रदाय में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो कि एक बेहद खुशी की घटना है। यह सही है, भाई आरव को इस बार निश्चित रूप से चुरु संप्रदाय में जाने के लिए चुना जाएगा। यहाँ बड़े भाई के होते हुए अन्य लोगों को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। समर ने तुरंत चापलूसी भरे स्वर में कहा। विनम्र भाव रखते हुए आरव ने अपना सिर हिलाया। तुम लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हो। हमारे कबीले में बहुत से प्रतिभाशाली भाई बहन हैं। हाँ, जहाँ तक गहन शक्ति की बात करें तो मेरी गहन शक्ति सबसे उच्च है, लेकिन जब मेरी योग्यता की बात आती है तो निश्चित रूप से नहीं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। हालांकि उसके शब्द बहुत लापरवाही से कहे गए थे, लेकिन उसकी आंखों की गहराई तक घृणा और ईर्ष्या छिपी हुई थी। शराब का एक कप पीने के बाद अर्थ का चेहरा तमतमा गया। इस समय समर ने अपना चेहरा पास किया और मुस्कुराहट भरे चेहरे के साथ पूछा, भाई अर्थ, आपने जिस लड़की से शादी की वह वास्तव में हमारे तियान सिटी के सबसे खूबसूरत लड़की है। लड़कियों के मामले में आपकी किस्मत वाकई हम सभी भाइयों के लिए जलन महसूस कराती है। कल रात दुल्हन कक्ष का स्वाद काफी आनंददायक रहा होगा, है ना? हा हा हा। आरव ने अपने वाइन का कप उठाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अर्थ के चेहरे पर टिकी हुई थी। वह यह देखने के लिए तैयार था कि समर के प्रश्न पर अर्थ किस प्रकार के भाव प्रकट करेगा। हालांकि जैसे ही समर ने अपना प्रश्न समाप्त किया, अर्थ की आंखें चमक उठी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। वो अब और अच्छे से समझ गया कि वो लोग उससे क्या जानना चाह रहे थे। उसने समर के करीब अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल हे। भाई समर, मैं आपको बता दूं कि सभी महिलाएं एक जैसी ही होती हैं। आर्या आमतौर पर एक घमंडी मोर की तरह दिखती है, लेकिन बिस्तर पर वो एक पूर्ण परिपक्व महिला है। आह, उसका कराहना, उसका स्वाद निश्चित रूप से काफी आनंददायक था। हे। अर्थ ने बात करते समय अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका पूरा चेहरा नशे से लाल हो गया। वहीं अर्थ की बात सुनकर आरव के हाथ का शराब का कप धूल में बदलकर मेज पर बिखर गया था। उसका चेहरा गुस्से में पूरी तरह लाल हो गया था। क्या होगा कहानी में आगे? कहीं आरव और समर अर्थ को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? और किसे चुना जाएगा चुरु संप्रदाय में ले जाने के लिए? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आयन पाइकेट नोवेल पर 617 आर्या ने सिखाया आरव को सबक। अरे बड़े भाई, क्या हुआ? अर्थ ने चिंतित भरे स्वर में कहा। आरव ने अपने हाथ से कप की धूल को झाड़ते एक कठोर और बदसूरत मुस्कान प्रकट की और कहा, कुछ नहीं, वो थोड़ा लापरवाह हो गया था, जिससे अपनी ताकत पर नियंत्रण खो बैठा। वहीं समर की अभिव्यक्ति भी आरव से बेहतर नहीं थी। अर्थ की बात सुनकर उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कि किसी ने उसके मुंह में मरा हुआ कीड़ा ठूस दिया हो। आरव के शब्दों को सुनने के बाद अर्थ ने कहा, मुझे पता है, ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े भाई की गहन शक्ति में एक और स्तर की सफलता मिली है। स्तर बढ़ने के तुरंत बाद ऐसा होता है कि कभी कभी गहन शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। बड़े भाई आरव को अप्रत्याशित रूप से एक और सफलता मिलने पर बहुत बहुत बधाई। मैंने सुना है कि 3 महीनों में पहले बड़े भाई आरव ने नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश किया था और 3 महीने बाद आप एक और स्तर आगे बढ़ गए हैं। वाकई हमारी युवा पीढ़ी में कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि बड़े भाई आरव के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसे चुरु संप्रदाय चुन सके। आरव ने अपना चेहरा अर्थ की ओर घुमाया और अपने दिल की उथल पुथल को दबाते हुए खड़ा हुआ और जबरदस्ती मुस्कुराते हुआ कहा, अरे अर्थ भाई, लगता है आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सच है कि मुझे अभी अभी गहन शक्ति में सफलता मिली है और मेरी शक्ति इस वक्त थोड़ी अस्थिर है। मुझे इसे तुरंत स्थिर करना होगा, इसलिए मुझे अब जाना होगा। कोई बात नहीं, अर्थ ने समझदारी के साथ सिर हिलाते हुए कहा। निश्चित रूप से बड़े भाई को अपनी शक्ति स्थिर करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं भाई आरव को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। आज के निमंत्रण और आतिथ्य के लिए आपका धन्यवाद।
कुछ दिनों के बाद जब भाई आरव को चुरू संप्रदाय के लिए चुना जाएगा तो मैं आपको बधाई देने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। इतना कहने के बाद अर्थ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। समर ने भी उसके साथ जाने के नाटक किया, लेकिन उसके थोड़े दूर जाने के बाद ही वो वापस लौट आया। जैसे ही उसने वापस आरव के आंगन में प्रवेश किया तो उसने आरव की उदास और डरावनी अभिव्यक्ति देखी। बड़े भाई, इस चीज के बारे में भूल जाओ, आरव की अभिव्यक्ति को देखकर समर ने घबराहट के साथ कहा। आह है। आरव ने गुस्से में ऐसी चीख निकाली जैसे कि वह पागल हो गया हो। उसने मेज की सारी शराब और चाय के कप को एक झटके में बिखेर दिए। जब सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो गए तो उसने पत्थर की मेज को एक जोरदार लात मारकर तोड़ दिया। उसने हाथ की मुट्ठी को कसकर भींच रखा था। उसकी सांसें इस वक्त हांफने की वजह से भारी हो गई थी और उसकी आंखों में अर्थ के लिए ईर्ष्या और घृणा की एक ज्वाला जल रही थी। उसने अपने मुंह से एक धीमी आवाज निकाली, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि आर्या कभी उस बेकार अर्थ को छूने भी नहीं देगी? आरव बहुत कम ही नियंत्रण से बाहर होता था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति के कारण समर की खोपड़ी सुन्न हो गई और उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। उसने घबराहट के साथ कहा, मुझे लगता है कि अर्थ ने जो कुछ भी कहा वो उसने अपने मन से बातें बनाते हुए झूठ बोला है। शायद आर्या उसके प्यार में कभी नहीं पड़ सकती है, इसलिए वो हमसे झूठ बोल रहा होगा। बकवास, आरव ने एक धीमी दहाड़ के साथ कहा। क्या उस कचरे के टुकड़े में ऐसा कुछ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता? तुम्हें लगता है कि वो मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत करेगा? आखिर तुम मुझे किस प्रकार का व्यक्ति समझते हैं? आरव एक बहुत ही चालाक व्यक्ति था। वे अर्थ को 16 वर्षों से जानता है और उसका मानना है कि ऐसा एक भी बात नहीं है जो कि वो अर्थ के बारे न जानता हो। उसे दृढ़ विश्वास था कि इस कमजोर, गहन शक्ति वाले, कायर और आत्महीन व्यक्ति की बात आती है तो उसके चेहरे पर आया हुआ कोई भी बदलाव उसकी नजर से नहीं बच सकता है। और जब समर ने उससे वे सवाल पूछा था तो उसकी आंखों के भाव, उसकी अभिव्यक्ति, उसका अवचेतन व्यवहार, उनमें से किसी में भी कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसके सामने अब पुराना वाला अर्थ नहीं है जिसके बारे में वो सब कुछ जानता था। अब उसके सामने एक गौरवपूर्ण, महान व्यक्तित्व वाला और 2 जीवन की यादों वाला एजे और क्लाउड महाद्वीप के 7 सरदारों में से एक अथर्व बैठा था, जिसके सामने उसकी सारी चतुराई और बुद्धिमानी किसी भी काम की नहीं थी। आर्या वे लड़की थी जिसे आरव ने हर हालत में पाने की कसम खाई थी। उसने उसकी शादी में कोई हंगामा नहीं किया। इसका कारण यह था कि वे इसे रोकने में असहाय था, और दूसरा कारण यह था कि उसे यकीन था आर्या ने भले ही अर्थ से शादी कर ली हो, लेकिन वो कभी भी खुद को पूरी तरह से अर्थ के सामने समर्पित नहीं करेगी। उसने सोचा था कि आर्या के यहाँ आने से उसे पाना और भी आसान हो जाएगा, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शादी के दूसरे दिन का नतीजा ही यह होगा कि अर्थ ने आर्या को पूरी तरह से पा लिया है। इस समय उसके दिल में गुस्सा, उसकी ईर्ष्या और नाराजगी उसकी छाती फाड़ने के लिए तैयार था। वहीं समर अपनी गर्दन नीचे किए हुए वहीं खड़ा रहा। वो जारे सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। भविष्य में आरव के कबीले का लीडर बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए समर हमेशा से उसके सामने वफादार रहता था। चूंकि अब आरव के चुरू संप्रदाय का सदस्य बनने की सबसे अधिक संभावना थी, इसलिए उसने उसका विरोध करने की हिम्मत भी नहीं की। काफी देर तक आरव जोर जोर से सांस लेता रहा। वाकई उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसने अचानक गहरी आवाज में कहा, अर्थ इस जगह को छोड़ने के बाद कहाँ गया है? वह पूर्वी प्रांगण में गया है, शायद वह रसोई क्षेत्र में जा रहा होगा। समर ने सावधानी से उत्तर दिया। आरव ने अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। उसने मन ही मन बुदबुदाया, मैंने हमेशा सोचा था कि आर्या के पास असाधारण सुंदरता और प्रतिभा थी और साथ ही गरिमा और अलगाव भी था जिसकी तुलना अन्य महिलाएं नहीं कर सकती थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी वो चुरू कबीले के सभ्य घृणित सदस्य के प्यार में पड़ जाएगी। आरव ने एक ठंडी आह भरी और अपनी बाह को जोर से हिलाते हुए आंगन से बाहर निकल गया।
जैसे ही समर उसका पीछा करने वाला था कि उसे अचानक एहसास हुआ कि आरव कहाँ जा रहा है, तो वो वहीं पर रुक गया। बाद में उसने अपने माथे से ठंडा पसीन पोंछा। वहीं अर्थ आरव के आंगन से निकलने के बाद कुछ नाश्ता लेने के लिए रसोई की ओर चला गया। बाद में वो सारिका के आंगन की ओर चला गया। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था, मुझे लगता है कि आरव निश्चित रूप से मेरे आंगन में जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरी पत्नी उसका पैर तोड़ दोगी, या दोनों पैर? वह सारिका के आंगन में पहुंचा, लेकिन दरवाजा बंद था। अर्थ ने दरवाजा खटखटाया और कहा, छोटी चाची, मैं आपके लिए नाश्ता लाया हूँ। दरवाजा खुला और अर्थ अंदर चला गया। उसने धमाके साथ दरवाजा बंद कर दिया। सारिका मेज पर फैली हुई थी, उसकी हाथ उसकी ठुडी के नीचे थे और उसकी पलकें झुकी हुई थीं। अर्थ ने नाश्ता मेज पर रखा और अपना हाथ कई बार सारिका के सामने लहराया। कल रात ठीक से नींद तो आई है ना? अर्थ के मुंह से पिछली रात का जिक्र सुनने पर सारिका ने हल्की सी फुसफुसाहट भरी आवाज निकाली और अपना पूरा चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में छिपा लिया। तुम अभी भी पिछली रात के बारे में बात कर सकते हो? रात को आर्या कंबल देने आई थी, उसने सब कुछ देखा होगा। मैं अब क्या करूं? क्या करूं? मुझे किसी को देखने में भी बहुत शर्म आ रही है। यह उतना बुरा नहीं है। अर्थ ने अपना माथा रगड़ा और उसके पास बैठ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम मेरी छोटी चाची हो, हमारे एक साथ चिपक कर सोने में क्या बुराई है? यह बिल्कुल इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी चाची हूँ। सारिका ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह पागल हो रही हो। इसके अलावा कल पूरी रात तुम्हारा हाथ मेरे ब्रेस्ट पर था। आर्या ने सब कुछ देखा होगा। अगर उसने किसी को बता दिया तो मैं क्या करूं? आराम करो, वह किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। इसके अलावा आप मेरी छोटी चाची हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर सोते समय गलती से मैंने तुम्हारे ब्रेस्ट को छू लिया? अर्थ ने बहुत ही शांति से कहा, तुम्हें अब इसके बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। उसने अपना सिर और जोर से हिलाते हुए कहा। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। कल रात उसने ऐसा व्यवहार इसलिए किया होगा क्योंकि वे अकेले थे, अंधेरे में थे और उसका दिल असमंजस की स्थिति में था। अब पीछे सोचकर उसे लग रहा था कि उस समय वे पागल हो गई थी। मुझे 100% विश्वास है कि अगर उसने हमें देखा भी है तो वो यह बात किसी को भी नहीं बताएगी। सबसे पहले तो वे उस दिशा में सोचेगी ही नहीं जिस दिशा में तुम सोच रही हो। ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता करो वरना ठंडा हो जाएगा। अर्थ ने हल्की मुस्कान के साथ सारिका को सांत्वना देते हुए कहा। आखिरकार सारिका ने अपना चेहरा हथेलियों से बाहर निकाला और अर्थ द्वारा लाया गया नाश्ता करने लगी। वहीं दूसरी ओर अर्थ को जैसी उम्मीद थी, आरव अपने आंगन से निकलकर सीधे अर्थ के आंगन की ओर चला गया। जब वह अंदर गया तो उसने आर्या को आंगन के बीच में खड़ा देखा। आर्या शांति से आंगन के बीच अनार के पेड़ के नीचे अपनी बाहें ऊंची करके खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत और गंभीर थी। स्पष्ट रूप से वो चुपचाप अपनी गहन शक्ति का विकास कर रही थी। उसके लंबे बाल स्वाभाविक रूप से उसके कंधों तक फैले हुए थे, जो कि सुबह की रोशनी में मुलायम और चमकदार दिख रहे थे। उसके सुंदर चेहरे पर दो काली पतली और सुडौल भौहें थी जो अर्धचंद्र के जोड़े के समान थीं। उसका पूरा शरीर सफेद पोशाक से ढका हुआ था। उसके हल्के से दिखने वाले उभार पतले और सुंदर थे। यह आरव के लिए पहली बार था जब उसने आर्यापूर्ण सुंदरता को इस तरह करीब से देखा था। उस पल में वह मौके पर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसका सारा ध्यान उसकी आंखों के सामने इस बेहद खूबसूरत दृश्य की ओर आकर्षित हो गया। उसके लिए पलक झपकते ही बाकी की दुनिया का रंग उड़ गया था। आरव के आने पर आर्या की मुद्रा में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। उसने आरव की एक नजर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसकी आंखें आगे की ओर ही देखती रहीं जबकि उसके मुंह से एक शांत आवाज निकली, अर्थ यहाँ पर नहीं है। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी, फिर भी परी की तरह मधुर और आरामदायक थी। आरव उसकी आवाज से होश में वापस लौटा, लेकिन उसकी आंखों में स्तब्ध और मुग्ध भाव को दबाने का कोई रास्ता नहीं था।
उसने तुरंत खुद को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समायोजित किया और आर्या की ओर थोड़ा झुककर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो आर्या, मैं आरव, अर्थ का बड़ा भाई हूँ। आर्या कोई अत्यधिक घमंडी लड़की नहीं थी, इसलिए आरव की सौम्य भाषा और सम्मानजनक मुद्रा ने आर्या कोई अत्यधिक घमंडी लड़की नहीं थी, इसलिए आरव की सौम्य भाषा और सम्मानजनक मुद्रा और आवाज ने उसे उसकी ओर देखने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि उसने आरव का नाम नहीं सुना था, आखिरकार वह चुरू कबीले के लीडर का बेटा है। जैसे ही आर्या ने उसकी ओर देखा और विनम्रता से उसकी बात का जवाब देने वाली ही थी कि उसे आरव की आंखों में जबरदस्ती का आकर्षण और अश्लीलता की भावना दिखी। उसकी भौहें तुरंत हिल गईं और उसके पिछले विनम्र व्यवहार और उसके प्रति सद्भावना एक झटके में घृणा में बदल गई। भले ही अर्थ उसे बार बार अपने मुंह से वाइफ ही कह के और अपने हाथों से उसे छूकर उसके दिल को क्रोधित करता था, लेकिन कम से कम उसने कभी भी अर्थ की आंखों में अपने लिए अश्लील भावनाओं का कोई निशान तो नहीं देखा था। वहीं दूसरी ओर आर्या की स्पष्ट शीतलता के सामने आरव ने कहा, हालांकि मैंने आपके बारे में बहुत सी अच्छी बातें सुनी है और आज आपको देखने से ये साबित भी हो गया कि मैंने जो कुछ भी आपके बारे में सुना है वो एकदम सही सुना है। बात करते समय उसकी चाल, चेहरे की अभिव्यक्ति और उसकी आवाज सबसे उत्तम स्थिति में बदल गए थे, जिसमें उसका अपना आकर्षण दिखा। उसे विश्वास था कि वह अर्थ से हजारों गुना बेहतर है और शक्तिशाली है। यदि आर्या अर्थ के प्यार में पड़ सकती है तो वो मेरे प्रयास करने पर मेरे प्यार में भी पड़ सकती है। मैं वर्तमान में अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ, इसलिए आगंतुक का स्वागत न कर पाने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें। यह कहते हुए आर्या की आंखें शांत थी, लेकिन उसकी आवाज में पहले से ही झुंझलाहट की झलक दिख रही थी। एक खूबसूरत महिला जो किसी के भी दिल को गर्म कर देगी और आंखों को प्रसन्न कर देगी, वो परी अर्थ की पत्नी के रूप वास्तव में पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यह सोचकर आरव के दिल में ईर्ष्या और भी ज्यादा बढ़ गई। यह कुछ ऐसा था जिसे आरव कभी भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। यह सुनकर कि आप इस साल सिर्फ 16 की हुई हैं, लेकिन आपकी गहन शक्ति पहले से प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर तक विकसित हो गई है, मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा की है। मेरा मानना है कि जब आप मेरी उम्र तक पहुंचेगी तो आप निश्चित रूप से मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आरव ने अपना मूड थोड़ा नियंत्रित किया और बोलते समय उसका चेहरा भी सौम्य था। हालांकि प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर और नवजात गहन क्षेत्र के पहले स्तर के बीच केवल एक कदम का ही फासला है, लेकिन यह अभी भी काफी है। उस अंतर को पार करना अत्यंत कठिन है। हालांकि मैं अपने अनुभव के साथ आपकी प्रतिभा की तुलना करने की हिम्मत नहीं करता, फिर भी मेरे पास प्राथमिक गहन क्षेत्र को पार करने का अनुभव है। यदि मैं आपके साथ थोड़ी देर के आपके साथ अभ्यास करूं तो कैसा रहेगा? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, उसके हाथ आर्या के बर्फीले हाथों तक पहुंचने से पहले ही अपनी गहन शक्ति इकट्ठा कर रहे थे। आर्या भले ही प्रतिभाशाली हो सकती है, लेकिन वे अभी प्राथमिक गहन क्षेत्र में ही थी और आवर पहले से ही नवजात गहन क्षेत्र के 3रे स्तर पर था, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास आर्या को सिखाने की योग्यता तो थी। कम से कम आरव का तो यही मानना था। यह देखकर कि आरव की आंखों में उसके लिए न केवल अश्लील इच्छाएं हैं, बल्कि उसने अपने हाथ भी उसकी ओर बढ़ाए हैं, आर्या की आंखें अचानक नीली रोशनी से चमक उठीं। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और आरव की दिशा में धकेल दिया। यह देखकर कि आर्या ने अपना हाथ अप्रत्याशित रूप से अपनी इच्छा से उसकी ओर बढ़ा दिया है, आरव की आंखों में एक खुशी का भाव प्रकट हुआ। वह उसे पकड़ने वाला ही था कि अचानक उसे महसूस हो कि एक अप्रतिरोध्य शक्ति ने बेरहमी से उसके पेट पर वार कर दिया है। उसे आवाज करने का भी कोई मौका नहीं मिला और उसका शरीर सीधे हवा में उड़ गया और जमीन पर सिर के बल नीचे गिरा। उसी समय उसके सामने उसके 2 दांत टूटकर नीचे गिर गए। चुरू कबीले के बीच आरव का रुतबा काफी ऊंचा था।
लेकिन उसकी आंखों में आर्या को अपने प्रति अश्लील इच्छाएं दिखी थी जो कि वह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर इसके लिए वो आरव की जान भी ले लेती तो भी कोई आर्या का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसके पीछे फ्यूजन क्लाउड संप्रदाय था जिसके सामन चुरु कबीला, तो क्या चुरु संप्रदाय भी अपनी ताकत दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बार जब उसकी पहचान सामने आ गई तो चुरु कबीले का लीडर परवान भी उसके सामने सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या आरव अपनी बेइज्जती को चुपचाप सहन करेगा या फिर करेगा कोई अन्य प्लानिंग? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आयन पॉकेट नोवेल PR 618 मैं एक चमत्कारी डॉक्टर हूँ। अर्थ यह बात अच्छे से जानता था कि आर्या की ताकत प्राथमिक गहन क्षेत्र से कहीं अधिक है, लेकिन अफसोस कि आरव इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया। आर्या को वास्तव में आरव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने अभी अपनी कम से कम 50% ताकत का उपयोग किया था। जमीन पर पड़े आरव को देखते हुए आर्या ने कहा, लगता है कि यंग मास्टर आरव उतने प्रतिभाशाली नहीं है जितना कि मैंने सुना था, इसलिए यहाँ से वापस चले जाएं, आप मुझे कुछ भी सिखाने के लायक नहीं हैं। आर्या ने निश्चित रूप से आरव की बेइज्जती कर दी थी। वो पहले ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी हवस भरी नजरों के कारण आर्या अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। जमीन पर पड़ा आरव आर्या की बेइज्जती भरी बातें सुनकर स्तब्ध था। उसका मानना था कि वो अपनी नवजात गहन क्षेत्र के तीसरे स्तर की ताकत के साथ बहुत ही आसानी से आर्या का फायदा उठा सकता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो आर्या के एक ही हमले से यूं जमीन में लेट जाएगा और उसे प्रतिक्रिया करने तक का मौका नहीं मिलेगा। वह कुछ देर तक तो आश्चर्य भरी नजरों से जमीन पर पड़े अपने दांतों को देखता रहा। उसके बाद उसने खुद को संभाला। उसके चेहरे की हालत इस समय बिगड़ गई थी। वो जानता था कि इस समय वो कितना थका हुआ लग रहा है। यह कहा जा सकता है कि चुरु कबीले के यंग मास्टर के रूप में वो कभी भी इतनी बेकार स्थिति में नहीं रहा था, और खासकर उस महिला के सामने जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करता था और वो उसे पाने के लिए तरसता था। उसने अपने मुंह का खून निगला और चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुआ खड़ा हुआ और बोला, वास्तव में आपकी ताकत प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर भी प्रतिष्ठा योग्य है। लगता है मैंने कुछ हद तक कम समझ लिया था, लेकिन फिर भी आपको इस बार सावधानी से ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं इस बार अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने वाला हूँ। बोलने से पहले ही उसने अपने दोनों हाथ हमला करने के लिए उठा लिए थे और अपनी सारी शक्ति लगा था। उसे लग रहा था कि उसने थोड़ी लापरवाही बरती थी और आर्या ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिससे कि उसकी ऐसी हालत हो गई। वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपने दोनों हाथों को बाहर निकालकर आर्या की ओर बढ़ा और आर्या की बाह को चारों तरफ से लपेटने की कोशिश की, जिससे आर्या को उससे और ज्यादा घृणा होने लगी। उसका सारा धैर्य खत्म हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ अचानक बाहर निकाला, जिससे उसकी सफेद आस्तीन थोड़ी लहराई। आरव के चेहरे पर बर्फीली ठंडक लिए हुए एक शक्ति का झोंका आया। इस गहन शक्ति में फ्यूजन क्लाउड कला का कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे कि आरव संभाल सके। चट्टाक की ध्वनि के साथ आरव का गाल सूज गया और उसका पूरा शरीर पीछे और उड़ गया और वो लट्टू की तरह गोल गोल घूमते हुए सीधा आंगन से बाहर जा गिरा। अब अगर तुम्हारा अभ्यास हो गया हो तो तुम जा सकते हो, और अगली बार यहाँ आने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि अगर दोबारा तुमने यहाँ आने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत तो अभी से बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आर्या ने बिना आरव की ओर देखे बेहद ठंडी आवाज में कहा। आरव का पूरा गाल लाल था, साथ ही उसके चेहरे पर उंगलियों के 5 निशान दूर से भी साफ साफ देखे जा सकते थे। वह अभी भले ही थोड़ा बेवकूफ था, लेकिन उसे ये अच्छे से समझ आ गया था कि उसकी ताकत अभी आर्या से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने अपने हाथ से अपना गाल ढका और गुस्से से भरी आर्या को एक बार देखा और बिना कुछ कहे लड़खड़ाते हुए वहां से चला गया। आरव चिकित्सालय में पहुंचा और वो हाय में प्रवेश करने वाला ही था कि उसने वहां से अर्थ को निकलते हुए देखा।
अर्थ के एक हाथ में एक औषधीय बर्तन था और दूसरे हाथ में एक बाइक्स था। आरव को देखकर उसने गर्मजोशी के साथ पूछा, अरे बड़े भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आया भाई, ये आपके चेहरा। क्या 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 हुआ? अर्थ को देखकर आरव ने अपने दांत बींच लिए और ठंडी सांस भरी और तुरंत ही हाइल में दाखिल हो गया। कुछ ही देर में अर्थ को अदवानर से कबीले के मुख्य चिकित्सक की आवाज आई। युवा मास्टर, कौन कौन है वो जिसने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया? जिसका जवाब देते हुए आरव ने कहा, कुछ नहीं, वो तो बस जब मैं पहाड़ों पर प्रशिक्षण ले रहा था तो थोड़ा लापरवाह हो गया था और गिर गया। उसकी आवाज स्पष्ट रूप से दर्द से भरी हुई थी। जाहिर है कि वो सफेद झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो यह नहीं बोल सकता था कि वो आर्या का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था जिसका सबक आर्या ने उसे सिखाया है। आरव की बात सुनकर मुख्य चिकित्सक ने कहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे, आपके गाल की हड्डी काफी हद तक टूट गई है और आपके 5 दांत पूरी तरह से टूट गए, जबकि 3 दांत आधे टूटे हैं जिन्हें दोबारा नहीं उगाया जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? अर्थ ने जब यह बातचीत सुनी तो उसके शरीर में एक सी रहन सी पैदा हो गई और मन ही मन बुदबुदाया, वाकई यह मलिया बड़ी ही बेरहम है। वे मर्डरिंग हार्ट पाउडर था जिसने अर्थ को मारा था और वो आरव ने उसे दिया था, जिस कारण वो आर्या की शक्ति से उसे थोड़ा सबक सिखाना तो चाहता ही था, लेकिन ये सबक नहीं, ये तो उसे मार मार कर अधमरा करने जैसा था। तभी उसे इस बात का ख्याल आया कि उसने सुबह सुबह कैसे दादाजी को ढाल बनाकर आर्या का हाथ पकड़ के रखा था। इस बात को सोचते ही वो पसीने से तरबतर हो गया। जब वो अपने आंगन में पहुंचा तो आर्या शांति से आंगन के केंद्र में खड़ी थी। अर्थ को देखकर वो उदासीनता से बोली, आरव आपसे मिलने के लिए आया था। उसने आप भरते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने अभी अभी उसे अस्पताल में देखा था। अर्थ ने विवेकपूर्ण ढंग से जवाब देते हुए कहा और आर्या की अभिव्यक्ति पर ध्यान से नजर डाली। आर्या ने अब उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली और एक बर्फीली ठंडी परत ने उसके शरीर को ढक लिया। आर्या मेरी वाइफ ही, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अर्थ ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। आर्या ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपकी शक्ति वास्तव में किस स्तर पर है? आरव की ऐसी दयनीय स्थिति करने के लिए आपको कम से कम नवजान गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर तो होना ही चाहिए। 16 साल की उम्र में नवजात गहन क्षेत्र के 5वें स्तर पर होना। अगर इस बात का खुलासा हुआ तो पूरे तियान सिटी में विस्फोट हो जाएगा। आर्या इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उसका अर्थ को उत्तर देने का कोई इरादा नहीं था। आर्या द्वारा अर्थ की किसी भी बात का जवाब न मिलने पर उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखने लगी। वह अब कुछ नहीं बोला और उसने अपने हाथ में मौजूद सामान को जमीन पर रख दिया और दोनों हाथों को अपने सीने के सामने मोड़कर इत्मीनान से शांतिपूर्ण आर्या को देखने लगा। उसे इसी तरह देखते हुए पौना घंटा बीत गया। आर्या अतीत में अपने कमरे में ही रहती थी। ट्रोजन क्लाउड कला का अभ्यास करने के दौरान उसकी मास्टर उसे कभी कभी टिप्स देती थी जिसके लिए उसे बाहर आना पड़ता था। इसके अलावा बाकी समय वे अकेली रहती थी। उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था और कोई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं जो लगातार उस नजर रखे। भले ही वो आंखें बंद करके शांति से खड़ी थी और अपने शरीर में ट्रोजन क्लाउड आर्चर्स के साथ अपने प्रशिक्षण पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन फिर भी वो महसूस कर सकती थी कि अर्थ वहां खड़े होकर उसे ही देख रहा है। वो उसे निरंतर घूरे जा रहा है और शायद ही एक पल के लिए उसकी नजर उस पर से हटी हो। वह तीखी नजर से उसके पूरी शरीर को घूर रहा था, जिससे आर्या को अपने दिल को पूरी तरह से शांत कर पाना थोड़ा मुश्किल लगने लगा। वो थोड़ा असहज महसूस करने लगी। आखिरकार वो अभी 16 साल की लड़की थी। यह उम्मीद करना कि उसका दिल बिल्कुल ठहरे पानी की तरह शांत होगा, यह थोड़ा ज्यादा था। पूरा 1.25 घंटा बीत गया। अर्थ अभी भी वहीं खड़ा था। उसकी नजर मजबूती से आर्या पर ही टिकी थी।
आर्या अब खुद को और ज्यादा नहीं रोक पाई और अपनी खूबसूरत आंखें खोलकर अपनी नजर अर्थ पर डाली और उदासीनता से कहा, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो जो इतनी देर से मुझे घूरे जा रहे हो? मैं तुम्हारी इच्छा से मुझसे बात करने का इंतजार कर रहा हूँ, अर्थ ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया। आर्या को उसे पीटने की इच्छा हुई थी, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकी। वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी, लेकिन मुझे तुम्हारी ट्रेनिंग खराब होने का डर था, इसलिए मेरे पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस समय अर्थ की अभिव्यक्ति गंभीर थी। क्या बात करनी है? आर्या ने अपने गुस्से को जोर से दबाते हुए पूछा। अर्थ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वो आगे बढ़ा और आर्या के एकदम सामने जाकर खड़ा हो गया और आत्मविश्वास के साथ बोला, आज सुबह सुबह जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसने देखा कि आर्या की आंखें गुस्से से भर गई है तो कुछ कदम पीछे हट गया। देखो, थोड़ा शांत रहो, यह वाकई एक गंभीर विषय है, अर्थ ने अपने चेहरे पर गंभीरता के साथ कहा। दरअसल उसे अभी अभी उसके गुस्से भरी नजरों को देखकर आरव का चेहरा याद आ गया था, जिससे उसने एक हल्की सी सांस ली और आगे बोलना जारी रखा। जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मैंने तुम्हारी नब्ज को महसूस किया और मुझे पता चला है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके शब्दों से आर्या की नजरें जरा भी नहीं हिली। उसने शुरू से ही अर्थ पर विश्वास नहीं किया था। हालांकि उसने महसूस किया था कि जब सुबह वो उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा था तो वो गुप्त रूप से उसकी नाड़ी जांच रहा था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो समझती थी कि चुरू कबीले का वो व्यक्ति जिसे तियान सिटी के सभी लोग कमजोर समझते हैं, उसे नब्ज के बारे में भला कैसे कुछ पता हो सकता है। अर्थ ने आगे कहा, क्या यह सच नहीं है कि आप हर दिन सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और केवल इतना ही नहीं बल्कि अगले आधे घंटे तक आपका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा रहता है और आपके सभी अंगों में दर्द रहता है? उसके इन शब्दों ने आर्या के शरीर को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें डगमगा गईं और अनजाने में ही उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? अर्थ ने उसकी इस बात का जवाब न देकर आगे बोलना जारी रखा और कहा, इसके अलावा फ्रोजन क्लाउड कला के प्रशिक्षण के बाद जब आपकी गहन शक्ति का स्तर बढ़ता है तो अगले 2 से 3 दिनों तक आपका पूरा शरीर ठंडा रहता है और आपका पूरा शरीर बेइंतहा दर्द में रहता है, जिससे आप न तो चैन से खा पाती हैं और न ही चैन से सो पाती हैं। एक बार फिर आर्या का शरीर कांप उठा, क्योंकि अर्थ ने जो भी कहा था उसमें एक भी शब्द गलत नहीं था। ठस के बाद अर्थ के पैर सीधे आंगन के दरवाजे की ओर चले गए और जब उसका आधा शरीर दरवाजे के बाहर हो गया तब उसने गंभीर चेहरे के साथ कहा, और क्या आपकी मासिक एक्टिविटी में 7 से 8 दिन की देरी नहीं हुई थी? जब उसे आर्या की ओर से कोई जानलेवा इरादा महसूस नहीं हुआ तो अर्थ सावधानी से दरवाजे पर ही रुक गया और बोला, क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो? तुम्हें यह सब कैसे पता? आर्या ने अपनी भौहें नीचे करते हुए पूछा। तुम्हारी धड़कन से अर्थ मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप सचमुच नब्ज की जांच कर सकते हैं? आर्या ने फिर से पूछा, यदि मैं कहूं कि मैं एक चमत्कारी डॉक्टर हूं तो क्या तुम विश्वास करोगी? अर्थ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, अगर मजाक ही करना है तो अपनी छोटी चाची को ढूंढो। आर्या ने बिना किसी अभिव्यक्ति के उसे देखते हुए कहा। बेशक अर्थ को इस बात की उम्मीद पहले से ही थी, आर्या उसकी इस बात विश्वास नहीं करेगी। अगर वो उस पर वास्तव में विश्वास कर लेती तो यह थोड़ा अजीब होता। ये सभी बहुत गंभीर लक्षण है, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? अर्थ ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, आर्या ने ठंडी आवाज में कहा। फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की विशिष्ट गहन तकनीक है जो सूक्ष्म लेकिन अटूट है। एक बार जब आप इसका अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आपके पूरे शरीर को ठंड के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी कठिनाई होगी और इसके कुछ नकारात्मक दुष्प्रभाव भी दिखाई देंगे। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में यह सामान्य बात है जो कि सभी शिष्यों को पता है। यहाँ तक मास्टर और संप्रदाय के पूर्वजों ने भी इसका अनुभव किया है।
एक बार जब आप कुछ हद तक फ्रोजन क्लाउड आर्टर्स को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो ये नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। हाँ हाँ, तुमने जो कहा वो गलत नहीं है, अर्थ ने गहन विचार के साथ अपना सिर हिलाया और फिर हंसते हुए कहा। लेकिन मुझ समझ आ गया है कि क्यों फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय अपने शिष्यों को अपनी भावनाओं को रोकना और इच्छाओं को दबाना सिखाता है। क्योंकि अगर फ्रोजन क्लाउड की महिलाओं के प्रेमी होते तो वे भी ऐसा बच पैदा करने में असमर्थ होते जो कि फ्रोजन क्लाउड कला को विकसित कर सके, और यदि यह बात बाहर फैल जाती तो यह संप्रदाय की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होता। इसलिए संप्रदाय के शिष्यों को पुरुषों को देखने से रोक दिया जाता है ताकि इस बेहद शर्मनाक रहस्य की रक्षा की जा सके। आर्या की भौहें अचानक झुक गईं और उसकी निगाहें ठंडी हो गई। यह पहली बार था जब वो अर्थ से वास्तव में नाराज हुई थी। चुप रहो। मैं आपकी बकवास बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मैं आपको मेरे संप्रदाय का अपमान नहीं करने दूंगी। अगर आपने इस बारे में आधा वाक्य भी और बोला तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। लेकिन इस बार आर्या की धमकी का अर्थ पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बजाय वो मंद मंद मुस्कराया और इत्मीनान से कहा, मैं गलत हूँ या नहीं ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं आपको यह भी बता सकता हूँ, जितनी लंबी गहन शक्ति होती है उसका जीवन उतना ही लंबा होता है। लेकिन तुम्हारी नब्ज देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों का जीवन समान स्तर की गहन शक्ति वाले किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में 1/3 कम है। क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ? अर्थ की आर्या के कानों में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे और उसकी पुतलियां एक पल के लिए सिकुड़ गईं। क्या होगा आगे कहानी में? क्या आर्या अर्थ पर विश्वास करेगी? और क्या आर्या अपने शरीर के दोषों को दूर कर सकेगी? 6:19-1 यूपमचर तकनीक। अर्थ की बात सुनकर आर्य का पूरा शरीर कांप गया था। उसने बेरुखी से पूछा, तुम्हें ये बात किसने बताई? समान गहन शक्ति स्तर पर फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय के लोगों का जीवन अन्य लोगों की तुलना कम होता था। यह एक कड़वा सत्य था जिसे संप्रदाय के लीडर द्वारा हमेशा दबाकर रखा जाता था। आर्या को यह बात केवल इसलिए पता थी क्योंकि उसकी मास्टर ने आर्या की सफलता पर उसे अनजाने में ये रहस्य बता दिया था। इसके अलावा उसकी मास्टर ने उसे बताया था कि हमारे संप्रदाय की यह सबसे बड़ी खामी है और उसे सख्त आदेश दिया था कि आपने साथी शिष्यों सहित किसी को भी यह राज न बताएं। लेकिन अर्थ ने यह राज आसानी से पता कर लिया था। अगर मैं फ्रोजन संप्रदाय का लीडर होता तो मैं इस दोष को छुपाने के लिए और बाहरी लोगों को इसका पता लगाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता। और मुझे लगता है कि तुम्हारे संप्रदाय की वर्तमान लीडर भी कुछ ऐसा ही सोचती होगी। इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे यह बात बाहर से पता लग सकती है? अर्थ ने अपने होंठ से कोड़ते हुए कहा, मैं वास्तव में तुम्हारी नब्ज जांचने के बाद इस बात का पता लगा पाया हूँ और तुम्हारी प्रतिक्रिया से पता लगता है मैंने जो भी कहा वह बिल्कुल सच है। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आर्या ने दृढ़ता से कहा। केवल एक नाड़ी जांचने से हमारे संप्रदाय का इतना बड़ा राज पता कर लेना यह वाकई एक बहुत बड़ा मजाक है। यदि यह इतना ही आसान होता तो ब्लू विंड एम्पायर में अनगिनत स्पिरिट डायरेक्टरों। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, आर्या ने दृढ़ता से कहा। केवल एक नाड़ी जांचने से हमारे संप्रदाय का इतना बड़ा राज पता कर लेना यह वाकई एक बहुत बड़ा मजाक है। यदि यह इतना ही आसान होता तो ब्लू विंड एम्पायर में अनगिनत स्पिरिट डायरेक्टरों ने यह राज न जाने कितने साल पहले ही पता कर लिया होता। मैं जानता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। उसने जमीन से औषधीय बर्तन और बाइक्स उठाया और घर के अंदर चला गया। मेरे पीछे आओ। अंदर जाते हुए उसने आर्या से कहा। आर्या की नजर उसके हाथों की वस्तुओं पर पड़ी और थोड़ी झिझक के बाद वो उसके पीछे कमरे में चली गई। औषधीय बर्तन और बाइक्स को अर्थ ने मेज पर रखने के बाद आर्या को बैठने के लिए कहा। आप क्या करना चाहते हैं? आर्या ने पूछा। जाहिर है मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, आर्या ने अपना सिर न में हिलाते हुए कहा। इसकी जरूरत है या नहीं? अच्छा होगा यदि यह निर्णय तुम थोड़ी देर बाद लो। तुम्हें कम से कम इसे एक बार जरूर आजमाना चाहिए।
अर्थ ने बाइक्स खोला और उसके अंदर से एक और छोटा चांदी का डिब्बा निकाला। उसने आप भरते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं मूल रूप से जो भी कहता हूं तुम उस पर विश्वास नहीं करती हो, लेकिन कम से कम मेरे पास तुम्हें चोट पहुंचाने की न तो क्षमता है और न ही कोई कारण। मैंने आज सुबह सुबह अस्पताल से ये चीजें बड़ी मुश्किल से बरामद की हैं। इसका कारण सिर्फ यह था कि मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। यदि यह इलाज काम करता है तो यह अच्छा होगा, और यदि काम नहीं करता है तो भी इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर फिर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो और इसे आजमाना नहीं चाहती हो तो फिर इसे भूल जाओ और ऐसे दिखावा करो कि यह मेरा एक तरफा स्नेह है। अर्थ के शब्दों ने आर्या को चौंका दिया और उसे थोड़ा गिल्टी महसूस होने लगा। यह सच है कि अर्थ ने जो पहले कहा था और अब जो कह रहा है वे सब उसके इलाज में मदद करने के लिए कहा था। उसके पास वाकई आर्या को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था, इसलिए परिणाम चाहे जो भी उसे सीधे तौर पर इलाज करने से मना कर देना थोड़ी ज्यादती थी। आर्या ने अपने दिल में एक आह भरी और फिर अर्थ के बगल में बैठ गई और उससे कहा, आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? क्या तुम इलाज कराने की इच्छुक हो? अर्थ ने उसकी ओर देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। अर्थ के इस रवैये ने आर्या को यह तय करने में असमर्थ कर दिया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उसने अपनी आवाज में थोड़ी मिठास के साथ कहा, मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करोगे। जब ने अर्थ ने अपना चेहरा वापस आर्या की ओर घुमाया तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। इसके कारण आर्या उसे ध्यान से देखने लगी। इस लड़के मूड वाकई बहुत जल्दी बदल जाता है, आर्या ने मन ही मन कहा। अपना हाथ बढ़ाओ, अर्थ ने कहा। अर्थ आर्या के सामने बैठा था। आर्या ने उसकी बात सुनकर अपनी दोनों बाहों को फैलाया और मेज पर टिक कर दिया। उसकी सफेद दस्ती ने उसकी कोहनियों तक ऊपर उठी जिसमें से बर्फ जैसी सफेद भुजाओं की एक जोड़ी दिख रही थी। अर्थ ने वो चांदी का डिब्बा खोला जिसके अंदर बहुत सारी चांदी की सुइयां व्यवस्थित रूप से रखी हुई थी। चांदी की सुइयां? क्या आप एक्यूपंक्चर का उपयोग करने जा रहे हैं? यह पूछते हुए आर्या की चांद जैसी भौहें ऊपर उठ गई थी। क्या तुम वास्तव में एक्यूपंक्चर के बारे में जानती हो? अर्थ ने कुछ हद तक आश्चर्यचकित होकर पूछा। एजे और क्लाउड महाद्वीप पर 10 लोग भी नहीं थे जो कि एक्यूपंक्चर जानते थे। हालांकि अर्थ और उसके चिकित्सा संत गुरु उन 10 लोगों में शामिल थे, लेकिन आकाश महाद्वीप पर यह स्पष्ट रूप से अधिक लोकप्रिय चिकित्सा पद्धतियों में से एक थी। यहाँ तक वो चुरू कबीले के अस्पताल में भी एक्यूपंक्चर उपकरणों का एक सेट ढूंढने में सफल हुआ था। बेशक मुझे पता है इसके बारे में, मैं ये भी जानती हूँ कि एक्यूपंक्चर तकनीकों में कुशल होने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। आपको इसमें थोड़ी सी भी सफलता पाने के लिए दसियों साल लग जाते हैं। लेकिन मैंने तो ये कभी नहीं सुना कि आप चिकित्सा तकनीकों का अध्ययन कर रहे थे, और एक्यूपंक्चर का तो जिक्र भी नहीं था। साथ ही आपके कमरे में भी पारंपरिक चिकित्सा की गंध या निशान तक नहीं है। आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं? आर्या की आंखें हर समय सावधान और संदिग्ध थी। अर्थ ने एक चांदी की सुई निकाली और उसके एक छोर को 2 उंगलियों से पकड़ा। जब अर्थ ने चांदी की सुई उठाई तो आर्या की नजर थोड़ी विचलित हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्थ के हाथों में उस चांदी की सुई में एक विशेष प्रकार का अवर्णनीय सद्भाव था, जैसे कि वो अर्थ के हाथों से ही विकसित हुई हो। यह भावन बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट रूप से अस्तित्व में थी। अर्थ ने एक छोटी बोतल खोली और चांदी की सुई को ध्यान से अंदर डुबोया और कहा, मैं एक्यूपंक्चर तकनीक जानता हूँ या नहीं इसका पता तुम्हें अभी पता लग जाएगा। बेशक अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है या फिर आपको लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ तो तुम जब चाहो मुझे रोक सकती हो। उस बोतल के अंदर क्या है? आर्या ने उस छोटी बोतल को देखते हुए कहा। लाल सूरजमुखी का साधारण रुपये, अर्थ ने बिना सोच समझे जवाब दिया। उसकी नजर आर्या की बर्फीली बाह पर पड़ी और चांदी की सुई पकड़ने वाला उसका बायां हाथ थोड़ा सा टिमटिमाया।
अर्थ की गति इतनी तेज थी कि आर्या को प्रतिक्रिया करने का भी मौका नहीं मिला। जब अर्थ का हाथ हटा तो उसकी उंगलियों के बीच की चांदी की सुई गायब हो चुकी थी। इसके बजाय वह चांदी की सुई आर्या की दाहिनी कलाई पर सटीक रूप से लंबवत धसी हुई दिख रही थी। आर्या को इससे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो आर्या को इसका कोई एहसास ही नहीं हुआ। अगर वो उस चांदी की सुई को इस समय एकटक अपनी बाह में न देख रही होती तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि एक चांदी की सुई उसकी कलाई को छेद रही है। आर्या बिना आश्चर्यचकित हुए नहीं रह पाई। इतनी जल्दी? नहीं, जल्दी नहीं, बल्कि कुशल। यह एक प्रकार का कौशल है जो आश्चर्यजनक स्तर पर पहुंच गया था। यह कौशल उस बिंदु तक पहुंच गया है जिसे इसका चरम कहा जा सकता है। आर्या यह सब आश्चर्यचकित होकर सोच ही रही थी कि इतने में ही अर्थ ने दूसरी चांदी की सुई उठाई और उसे बोतल में रखे रुपए में डुबोया और उसे भी आर्या की कलाई में छेद दिया। इसी प्रकार पलक झपकते ही आर्या के कलाई में एक के बाद एक करके 4 चांदी की सुइयां उसकी कलाई में दिखने लगी। दाहिने हाथ के बाद अन्य 4 चांदी की सुइयों ने आर्या की बाएं कलाई को भी छेद दिया। हर बार अर्थ की प्रतिक्रिया इतनी तेज थी कि आर्या को केवल एक धुंधली छाया ही गुजरती हुई दिखाई देती थी। प्रत्येक चांदी की सुई के छेद के साथ उसके हृदय में आश्चर्य भी बढ़ रहा था। वह नहीं जानती थी कि अर्थ के इलाज का उस पर कोई असर होगा या नहीं, लेकिन वो मूल रूप से ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मंत्रमुग्ध कर देने वाली यह कुशल तकनीक एक 16 वर्षीय लड़के द्वारा की गई थी। अपने हाथों को आराम दें और लगातार गहरी सांस लो। और तुम्हें गहन अभी किसी भी हालत में गहन शक्ति का प्रयोग नहीं करना है। अर्थ की आवाज आर्या के कानों में गूंजी और उसने वैसा ही किया जैसा कि अर्थ ने कहा। उसने अपने हाथ ढीले छोड़ दिए और उसकी सांसें शांत हो गईं। उसे अचानक अपने दोनों हाथों के भीतर बर्फीली ठंडी हवा का बहाव महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे एक वह बर्फीली ठंडी हवा बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रही है और हवा तेजी से उन एक्यूपंक्चर पॉइंट की ओर बढ़ी जिन्हें चांदी की सुइयों द्वारा छेदा गया था। अचानक सफेद अमुद के कण चांदी की सुइयों पर दिखाई देने लगे जिससे आसपास का तापमान भी थोड़ा कम हो गया। अपने हाथों से भागती हुई ठंडी हवा और तेजी से बढ़ते सफेद कोहरे को महसूस करते हुए आर्या का बर्फीला चेहरा तेजी से हिल गया। कुछ मिनट में सफेद कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया। इस समय अर्थ अचानक आगे बढ़ा और अपने दोनों हाथों को झटका जिससे उसके उंगलियां मृग तृष्णा की तरह घूमी और एक सेकेंड में आर्या के हाथों की 8 सुइयां गायब हो गईं और वो सभी सुइयां एक बार फिर अर्थ के हाथों में दिखाई देने लगीं, जिसे उसने एक अलग डिब्बे में रख दिया। यह ठंडी हवा जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक भारी है। अच्छा है कि तुम मुझसे मिली, अर्थ ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और फिर चांदी की सुइयों का डिब्बा बंद कर दिया और कहा, अब बताओ मेरी वाइफ ही, अब तुम्हारे हाथ कैसा महसूस कर रहे हैं? आर्या ने अपने दोनों हाथों को उठाया। उसकी आंखें डगमगा रही थीं। हल्का आरामदायक गर्माहट उसके हाथों को ऐसा ही महसूस हो रहा था मानो वह अचानक किसी बंधन से मुक्त हो गई हो। ट्रोजन क्लाउड आर्चर्स का अभ्यास करने के बाद यह पहली बार था कि उसने हथेली और बाहों में इस तरह की गर्माहट को महसूस किया था। उसने अर्थ को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं और आश्चर्य से पूछा, वास्तव में यह क्या है? यह वास्तव में सरल है। मैंने अभी अभी तुम्हारे हाथों के अंदर की ठंडी हवा को बाहर निकाला है। साथ ही मैंने तुम्हारे कुछ अवरुद्ध एक्यूपंक्चर पॉइंट को भी खोल दिया है। अर्थ ने विनम्रतापूर्वक कहा, तुम्हारे संप्रदाय की तकनीक गहन शक्ति को बर्फ की तरह ठंडा कर देती है और इस प्रकार आपकी शक्ति में भी काफी वृद्धि होती है। यह बर्फ की तरह ठंडी शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है और इस ठंडी शक्ति के कारण किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले आप खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। यह एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है। आज सुबह जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुम्हारी हथेली का तापमान एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक ठंडा था।
शायद तुम्हारे संप्रदाय के सदस्य वास्तव में मानते हैं कि यह फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स के अभ्यास का अपेक्षित परिणाम है, लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से इस तरह का तापमान को सामान्य मानना बहुत ही अजीब होगा। आमतौर पर जब आप अपनी गहन शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं तो यह ताकत अपनी मिस्टिक वेन्स में एकत्रित हो जाती है और आपके शरीर को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि जैसे ही इसका उपयोग किया जाता है तो फ्रोजन क्लाउड गहन शक्ति आपके पूरे शरीर से जुड़ जाती है और जब इसे छोड़ते हैं तो यह शरीर को घायल कर देती है। बड़ी मात्रा में यह ठंडी हवा आपके रक्त, अस्थि मज्जा और आपकी डेटियन में प्रवेश कर चुकी है और यह अभी भी लगातार बढ़ रही है, जो कि समय के साथ लगातार आपके आंतरिक अंगों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगी और आपके जीवन को अन्य लोगों की तुलना में छोटा कर देगी। ये नकारात्मक प्रभाव वास्तव में ऐसी चीजें हैं जिनका सामना आप सामान्य और कभी करना नहीं चाहोगी। इसके अलावा इस ठंडी हवा के कारण शरीर के कई आंतरिक अंग बार बार ऐंठन करेंगे और बंद हो जाएंगे, जिससे आपकी गहन शक्ति का उपयोग करने की क्षमता प्रभावित होगी। तुम अपने हाथों से अब गहन शक्ति का प्रयोग करके देख सकती हो और यह देख सकती हो कि यह पहले की तुलना में कैसा है, अर्थ ने शांत चेहरे के साथ कहा। अर्थ के द्वारा दिए गए तर्क को समझना इतना आसान था कि कोई मूर्ख व्यक्ति भी समझ जाए। एक बार जब अर्थ की प्रतिक्रिया गंभीर हो गई तो उससे सवाल करना या उसकी बात का खंडन करना मूल रूप से असंभव था। जैसे जैसे अर्थ बोल रहा था उसका दिल वास्तव में उदास हो रहा था, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था, लेकिन यह सच भी बकवास था। यह बात सच थी कि भीतर एकत्रित होने वाली ठंडी हवा शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का अभ्यास करना इतना ही असहनीय होता तो फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की प्रतिष्ठा आज इतनी नहीं होती और यह ब्लू विंड साम्राज्य के शीर्ष 4 संप्रदायों में नहीं गिना जाता। कुछ समय तक फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का अभ्यास करने के बाद शरीर पूरी तरह से इसका आदी हो जाएगा और फिर शरीर की ठंडी हवा जो हानिकारक थी वो न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाना बंद कर देगी बल्कि सहायता भी प्रदान करेगी। हालांकि आर्या केवल 3 या 4 वर्षों से ही इसका अभ्यास कर रही थी और पूरी तरह से इसकी आदी नहीं हुई थी। उसे अपने अनुभव से अर्थ के सभी तर्क मौलिक रूप से निर्दोष लग रहे थे, लेकिन वहीं अर्थ तो कुछ और ही सोच रहा था। उसके लिए इलाज तो एक बहाना था, फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का दोष बताना भी केवल एक बहाना था। असल में वो क्या हासिल करना चाहता था यह तो केवल वो ही जानता था। तो आखिर क्या चाहता है अर्थ? क्या वो वाकई आर्या को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आई इनपुट किट नोवेल पर। 26 तुम्हें अपने कपड़े उतरने होंगे। अर्थ के शब्दों को सुनने के बाद आर्या ने अपनी गहन शक्ति को आने हाथों में केंद्रित करने की कोशिश की और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि पहले की तुलना में उसके हाथों में केंद्रित शक्ति कई गुना बढ़ गई थी और इसके बहने की गति भी 20 से 30% तक बढ़ गई थी। आर्या की प्रतिक्रिया देखकर अर्थ ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पहले की तुलना में काफी ज्यादा और तेज है? यदि हम तुम्हारे शरीर की बची हुई सारी ठंडी हवा को बाहर निकाल देते हैं और साथ ही तुम्हारे मेरिडियन और डेटियन को पूरी तरह से साफ कर देते हैं, तुम्हारे शरीर का तापमान सामान्य स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति के जितना ही रहेगा और तुम्हारी ताकत पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी गहन शक्ति के उपयोग करने की गति भी 50% तक बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, तुम्हारी ट्रेनिंग करने की गति अभी की तुलना में कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी। तभी उसने आर्या के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव देखे। उसके चेहरे को देखकर अर्थ ये समझ नहीं पा रहा था कि आर्या के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है और उसने आगे कहा, खैर छोड़ो, मैं ये सब यूं ही बढ़ाए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ये काम करने की इजाजत कभी नहीं दोगी। और इसके साथ ही उसने वो सामान समेटना शुरू कर दिया जो वो अस्पताल से लाया था। आपने अभी क्या कहा कि मेरी ट्रेनिंग की गति 10 गुना तेज हो जाएगी? आर्या ने अचानक अपना सिर घुमाया। अर्थ की बातों ने उसे बिल्कुल चौंका दिया था।
वो उसकी बातों पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। आर्या ने ऐसी गोलियों के बारे में सुना था जो कि किसी की ट्रेनिंग की गति को 1 या 2 साल के लिए दोगुना कर सकती थीं। लेकिन ऐसी गोली प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होता था। इतना ही नहीं, इस प्रकार की गोलियों के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकते थे। फिर भी अर्थ उसकी गति 10 गुना तेज होने की बात कर रहा था, वो भी जीवन भर के लिए। यह बात आश्चर्य से भी कहीं ज्यादा थी। यदि वास्तव में इस दुनिया कोई ऐसी चीज उपलब्ध थी जो कि किसी की ट्रेनिंग की गति को स्थायी रूप से 10 गुना तेज कर सकती है, तो आर्या को बिना किसी संदेह के यह विश्वास था कि ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी दुनिया के ताकतवर लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक ऐसी चीज को प्राप्त करने के लिए ब्लू विंड साम्राज्य के चारों संप्रदाय भी जंग छेड़ने से थोड़ा भी संकोच नहीं करेंगे। अर्थ ने आर्या के सवाल का जवाब हाँ में देते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं। वहीं अर्थ के रवैये के कारण आर्या को भी उस पर विश्वास करना पड़ा। उसके इलाज का प्रभाव जिसे आर्या ने खुद महसूस किया था वो आश्चर्यजनक था। इसके बाद अर्थ ने जो भी बातें उससे कहीं वो उन पर सवाल उठाने में असमर्थ थी। विशाल फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय जो हजारों वर्षों से पूरे ब्लू विंड साम्राज्य में अपनी ताकत का लोहा मनवाता आ रहा है, उसने कभी भी किसी ऐसी विधि के बारे में नहीं सुना था जिसके परिणाम इस तरह चौंकाने वाले हों। और इस छोटे से तियान शहर में विकृत गहरी नसों वाला एक 16 साल का युवा पूरे आत्मविश्वास से इस तरह की बात कर रहा था और आर्या खुद को उस पर विश्वास करने से रोक नहीं पा रही थी। यदि इसका प्रभाव वास्तव में वैसा ही है जैसा कि आपने दावा किया है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं इसके लिए सहमत नहीं होऊंगी? आर्या ने पूछा। इसका बहुत सीधा सा एक कारण है जिस वजह से शायद तुम इलाज न करवाओ, अर्थ ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। और वो कारण क्या है? आर्या ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। अर्थ ने अपने मुंह का कोना उठाया और जोर से बोला, यह कारण बहुत ही सरल है। यदि तुम इसके बारे में ठीक से सोचोगी तो समझ जाओगी। तुम्हारे पूरे शरीर की ठंडी हवा को बाहर निकालने के लिए और तुम्हारे मेरिडियन को साफ करने के लिए तुम्हें निश्चित रूप से अपने पूरे शरीर पर सुइयां लगवानी होगी। इसलिए निश्चित रूप से तुम्हें अपने कपड़े भी उतारने होंगे, या कम से कम तुम्हें अपनी पूरी पीठ तो मुझे दिखानी ही होगी। और तुम तो मुझे अपना हाथ भी नहीं पकड़ने देती, ऐसी में तुम मेरे सामन कपड़े उतारने की बात तो फिर छोड़ ही दो। बात करते समय अर्थ के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान भी दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही उसने कहा, मुझे अब यह सामान अस्पताल में वापस ले जाना चाहिए। और उसने आर्या से एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुम मेरी पत्नी हो और कल रात के सन्नाटे में तुम मेरे लिए कंबल देने भी आई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अर्थ को सब कुछ पैक करते देख आर्या के भाव लगातार बदल रहे थे। अंत में वो बोली, मैं हमेशा से ही अपने शरीर में इकट्ठी होने वाली ठंडी हवा के बारे में जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि यदि यह ठंडी हवा मेरे शरीर से बाहर निकल जाए तो इससे मेरे शरीर को होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, लेकिन इसका मेरी ट्रेनिंग गति के बढ़ने से क्या लेना देना है? ऐसा आप किस तकनीक का उपयोग करने वाले हैं? यह एक बहुत ही जटिल चिकित्सा ज्ञान है और इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर मैंने समझाया भी तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। अर्थ अस्पष्ट उत्तर देते हुए कहा। उसके माथे से ठंडा पसीना निकाल रहा था। उसका मानना था कि एक्यूपंक्चर तकनीक देखकर ही आर्या को ये समझ जाना चाहिए था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी वो इसके बारे में संदेह करेगी और सीधे मामले की जड़ के बारे में पूछेगी। लेकिन आर्या का संदेह भी जायज था, क्योंकि वास्तव में ठंडी हवा और ट्रेनिंग की गति के बीच थोड़ा सा भी संबंध नहीं था। लेकिन अर्थ की बात के बाद आर्या इस विषय के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की। लेकिन उसने अर्थ से पूछा, ये सब आपने कहाँ से सीखा?
अभी आपकी एक्यूपंक्चर तकनीक को देखकर लगता है कि आपके पास निश्चित रूप से ब्लू विंड साम्राज्य के विशाल मेडिकल कॉलेजों में शामिल होने की योग्यता है। यदि आप वास्तव में वह करने की क्षमता रखते हैं जो कि आपने कहा है, तो इस छोटे से तियान शहर की बात ही छोड़ दो, पूरे ब्लू विंड साम्राज्य के लोग आपका सम्मान करेंगे। इस तरह की प्रतिभा के साथ आप अज्ञात कैसे रह सकते हैं, और इसके बजाय आप यहाँ एक अभंग व्यक्ति के रूप में इतनी बेइज्जती का सामना कर रहे हैं? ऐसा क्यों? अर्थ ने अपने उंट तिरस्कार से सिकोड़ लिए और फिर शांति से बोला, मुझे ये सब मेरे आचार्य ने सिखाया है। आपके आचार्य? आर्या की भौहें तुरंत हिल गईं। उसने यह कभी नहीं सुना था कि अर्थ के कोई आचार्य भी हैं। हाँ, मेरे आचार्य। मेरे आचार्य एक महान चिकित्सा संत थे। उनका पूरा जीवन अपने ज्ञान का उपयोग करके लोगों की मदद करने में व्यतीत हुआ और उन्होंने अनगिनत लोगों, मरने वाले और घायल लोगों को बचाया है। मैं उनसे तब मिला था जब मैं बहुत छोटा था। उन्होंने मुझे चिकित्सा निदान के 4 तरीके, सुई का उपयोग कैसे करें, औषधि विज्ञान और विष विज्ञान के सिद्धांत सिखाए हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि स्वर्ग के नीचे असंख्य औषधियां, विष, कीट और जड़ी बूटियां हैं। मैं उनका एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। उनकी दयालुता मेरे लिए पहाड़ जितनी भारी है, जिसे मैं इस जीवन में कभी नहीं चुका सकता। बाकी तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। इसके अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को इसके बारे में न बताएं कि मैं चिकित्सा का अभ्यास करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे दादाजी और छोटी चाची को भी इस बारे में पता नहीं है। मेरे अलावा आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जिसे यह बात पता है। जैसे ही अर्थ ने अपने मृत आचार्य के बारे में सोचा, उसके चेहरे पर उदासीन भाव दिखने लगे। यह उदासी की भावना बिल्कुल सच्ची थी, जिसमें जरा भी झूठ और चालाकी नहीं थी। इस सच्ची भावना ने आर्या को भी प्रभावित किया और उसने अर्थ के शब्दों पर पूरा विश्वास किया और धीरे से कहा, आप इतने युवा हैं और फिर भी एक्यूपंक्चर में इतना चौंकाने वाला कौशल रखते हैं। ऐसा लगता है कि आपके आचार्य निश्चित रूप से एक महान डॉक्टर हैं। वह दुनिया के सबसे महान डॉक्टर थे। इस दुनिया में कोई उनके आसपास भी नहीं है। थोड़ी देर बाद झिझकने के बाद आर्या ने अपना मन बनाया और कहा, तो फिर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आपने जो स्थायी रूप से मेरी ट्रेनिंग गति को 10 गुना बढ़ाने की बात कही है वो सच है? चूंकि मैंने यह कहा है, तो एक डॉक्टर के रूप में मैं अपने महान आचार्य का नाम मिट्टी में तो नहीं मिलाऊंगा। लेकिन 1 मिनट, कहीं तुम इसे आजमाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो? अर्थ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आर्या ने राहत की एक छोटी सांस ली और कहा, यकीन है कि आपको केवल मेरी पीठ देखने की आवश्यकता है। अर्थ की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा आर्या के करीब आ गया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ दिखाना चाहो तो बेशक दिखा सकती हो। आर्या की भौहें झुक गईं और उसकी सफेद आस्तीनें लहराई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला और अर्थ का पूरा शरीर कांपने लगा। इसके बाद आर्या बिस्तर पर जाकर उल्टी लेट गई और बोली, चलो शुरू करते हैं। मुझे देखना है कि क्या आपकी चिकित्सा तकनीकें उतनी ही चमत्कारी हैं जितना कि आपने दावा किया है। हालांकि यदि आपके मन में कोई उलझुल विचार आए तो आपको माफ नहीं करूंगी। अर्थ ने एक कुटिल मुस्कान दी और कहा, अगर मेरे पास ऐसे विचार होंगे भी तो भी मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश करूं तो तुम मुझे एक थप्पड़ मार सकती हो। इसी के साथ उसने चांदी की सुइयों का बॉक्स और लाल सूरजमुखी के रुपए की बोतल एक बार फिर से खोली और बिस्तर पर लेटी आर्या के पास चला गया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, कपड़े उतारो। वैसे तो यह एक शुद्ध शब्द था, लेकिन अर्थ के द्वारा चिल्लाए जाने पर ऐसा लगा जैसे कि कोई दुष्ट अत्याचारी किसी निर्दोष महिला पर जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा है। अर्थ को भी यकीन था कि भले ही आर्या को कपड़े उतारे पड़े, फिर भी वो वह मना नहीं करेगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आर्या स्पष्ट रूप से गहन शक्ति की ऊंची ऊंचाइयों पर चढ़ने की चाहत रखने वाली लड़की है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो वे भावनाओं और जुनून दोनों से दूर रहने के परिणामों की परवाह किए बिना फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में शामिल नहीं होती।
यदि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि अर्थ ने कहा था तो उसे कपड़े उतारने में भी ज्यादा समस्या नहीं थी। आखिर था तो वो उसका पति ही और उसे सिर्फ पीठ ही तो देखनी थी। उसने अर्थ के सामने अपनी पीठ की और पेट के बल लेट गई और अपनी पोशाक के बटन खोल दिए। धीरे धीरे उसकी सफेद पोशाक उसके कंधों से और सफेद भुजाओं से नीचे फिसल गई और एक खूबसूरत चमकदार पीठ अर्थ की आंखों के सामने आ गई। आर्या ने कंबल को अपनी छाती से पकड़कर खींच लिया। उसकी सुराहीदार गर्दन और कंधे की त्वचा बिल्कुल मुलायम और गुलाबी प्रतीत हो रही थी, मानो उसे चिकनाई दी गई हो। अर्थ की मुग्ध निगाहें चैनड़ी हो गईं, जैसे कि वह समाधि में चला गया हो। तुरंत शुरू करो, आपको कोई अन्य विचार लाने की अनुमति नहीं है, आर्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए ठंडी आवाज में कहा। क्या एक महिला के शरीर को उसके पति द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए? अर्थ ने धीरे से बुदबुदाया और फिर अपना मुंह बंद किया और एक चांदी की सुई उठाई। जैसे ही सुई उसके हाथों में आई उसके भाव एकाग्र हो गए। आर्या कुछ बोलने वाली ही थी कि उसने अर्थ की सांसों को गति को महसूस किया और फिर कुछ नहीं बोली। हालांकि वह अब भी उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो भी अर्थ ने कहा वह सच है, लेकिन ट्रेन गति को तेज करने की लालच में वो उसका विरोध नहीं कर पाई। अर्थ की कलाई थोड़ी सी हिली और एक चांदी की सुई ने आर्या की पीठ के एक एक्यूपंक्चर पॉइंट को छेद दिया। उसकी उंगली ने आर्या की पीठ को छुआ भी नहीं था। अर्थ ने अपनी उंगलियों को ऐसे हिलाना शुरू किया जैसे कि वे हवा में उड़ रही हों। चांदी की सुइयों को उसने एक एक करके उठाया और तेजी से सटीक रूप से आर्या की पीठ में छेद दिया। अर्थ की गति इतनी तेज थी कि केवल एक हिलती हुई छाया ही दिखाई दे रही थी। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और उसका सारा ध्यान उसकी पीठ पर था। तभी उसने महसूस किया कि जब भी कोई चांदी की सुई उसकी पीठ के अंदर जाती है तो उस सुई के साथ हमेशा एक गहन शक्ति भी जुड़ी रहती है। इस बात आर्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे अर्थ की शारीरिक स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। अपनी विकृत नसों के साथ वह केवल प्राथमिक गहन क्षेत्र के पहले स्तर पर था, लेकिन उसकी पीठ में डाली गई सुई के साथ आने वाली गहन शक्ति भले ही सूक्ष्म थी, लेकिन यह प्राथमिक गहन क्षेत्र की सीमा से ऊपर की थी। वह नहीं जानती थी अर्थ को सुइयों के साथ गहन शक्ति जोड़ने की आवश्यकता क्यों है, लेकिन यह स्पष्ट था कि अर्थ प्रत्येक सुई के साथ अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा है। उसने पहली 8 सुइयों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही तेज गति से डाली गई थी और उसका पूरा ध्यान अर्थ की तकनीक पर था। इस समय आर्या की पीठ पर कुल 23 सुइयां दिख रही थी। अर्थ की गति भी प्रत्येक सुई के साथ थोड़ी कम होती जा रही थी। यदि आर्या पीछे मुड़कर देखती तो उसे पता चलता कि अर्थ का चेहरा इस समय पूरा लाल हो गया है और वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया है। उसने पहली 8 सुइयों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत ही तेज गति से डाली गई थी और उसका पूरा ध्यान अर्थ की तकनीक पर था। इस समय आर्या की पीठ पर कुल 23 सुइयां दिख रही थी। अर्थ की गति भी प्रत्येक सुई के साथ थोड़ी कम होती जा रही थी। यदि आर्या पीछे मुड़कर देखती तो उसे पता चलता कि अर्थ का चेहरा इस समय पूरा लाल हो गया है और वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया है। एक बार इलाज के बाद आर्या की ताकत किस लेवल तक बढ़ जाएगी? क्या अर्थ ने जो भी कहा वो वाकई सच है? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर आई इनपुट किट नोवेल पर। न्यू इमेज कमेंट व्हाट्सएप ग्रैब 79 लाइक्स 1 कमेंट्स 2 शेयर्स।